अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ग्रेट, ठीक ठाक हैं, एंजॉइंग, ब्रिलियंट. सो वी आर टुगेदर अगेन टू स्टडी स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और हमारा जो कोर्स कोड है वो MGT 557 है. और एज यू नो दैट हम अपने कोर्स में अपने लेक्चर में बेसिकली व्हाट वी डू इज़ कि हम पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिव्यू करते हैं और फिर हम अपने अगले लेक्चर की तरफ चले जाते हैं. आई होप दैट अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है आप लोगों को समझ आ गया होगा. आपके बेसिकली मेरी कोशिश होती है कि जितनी भी आपकी क्वेरीज हों, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है वो थोड़ा सा मैं इसलिए रिव्यू करता हूँ ताकि आपके अगर जहन में कुछ सवाल आते हैं तो फिर आपको आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ डिफरेंट, उसका जो एंगल है वो डिफरेंट होता है ताकि वो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो उनको एड्रेस कर सकें. सो वी स्टार्ट फॉर्मली विद आवर लेक्चर नंबर 19th. सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. और एज़ यू नो दैट हम जो लास्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 18 है उसका थोड़ा सा रिव्यू करेंगे. फिर हम जो केस स्टडीज़ हैं और HRM स्किल्स हैं आज थोड़ा सा उस पर फोकस करेंगे और फिर उसके बाद हम स्पेसिफिक HR स्ट्रेटजीज़ के ऊपर बात करेंगे और सो ऑन सो फोर्थ आगे चलेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली HR स्ट्रेटजीज़ पे डिस्कस की थी और हमने ये देखा था कि जो HR स्ट्रेटजीज़ हैं बेसिकली HR स्ट्रेटजीज़ स्ट्रेटेजिक HRM स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ माइंडसेट. और मैं बार बार कहता हूँ वो आप अपना जो आपका एक डायग्राम है वो हम बेसिकली आगे जब हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे चीज़ों को वहाँ पे भी मैं आपको दोबारा रीइंफोर्स करूँगा कि आपने अपने जहन में उसको नक्श कर लें जिसके अंदर फ़िलासफ़ी जिसमें मिशन है, उसके बाद फिर आपके पास फ़िलासफ़ीज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर प्रैक्टिसेस है, फिर पॉलिसीज़ है और फिर आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, उसके बाद आपका मैनेजमेंट ऑफ द ह्यूमन कैपिटल आता है. तो ये पूरा एक जो डायग्राम है वो आपके जहन में वो जहन नशीन हो जाए तो आपको बहुत अच्छी तरह बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी चीज़ों की. क्योंकि बेसिकली हम जो आगे भी अब जो HR स्ट्रेटजीज़ की बात करेंगे और किन जो स्पेसिफिक HR स्ट्रेटजीज़ की हम बात करेंगे कि किन किन एरियाज़ में हमने स्पेसिफिक ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजीज़ को बेसिकली डेवलप करना है या हमने अप्लाई करना है या हमने इन्वॉल्व करना है चीज़ों को, तो वो एरियाज़ बड़े इंपॉर्टेंट है और वो उसी आपको जो डायग्राम है उसमें से आप बड़ी इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे. तो वो मेरी कोशिश होगी कि आपको नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूं कि मैं आपको वो दोबारा डिस्प्ले कर दूं आपके पास और वो आपके पास यहाँ होना भी चाहिए. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि आपको वो दिखा भी दें और आप दोबारा उसको फिर मैं थोड़ा सा आपको रिफ़्रेश भी कर दूंगा. तो जब हम रिवाइज़ करेंगे स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज़ फॉर द ह्यूमन रिसोर्स तो फिर हम उस डायग्राम को भी थोड़ा सा रिवाइज़ कर देंगे. सो एज़ यू नो दैट अब जब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप मैनेजमेंट है उसका बिलीव अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स कि वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को वैल्यू कैसे करते हैं. सो बेसिकली इफ़ यू हैव द माइंडसेट ओके दैट स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स इज बेसिकली then it is reflected in the actions, reactions, practices and policies of the human resource management practitioners in your organization. याद रखिएगा जब आपकी टॉप मैनेजमेंट जो भी उसका बिलीफ है towards the human capital तो वही चीज़ फिर आगे नीचे ट्रिकल डाउन होगी और फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ हैं वो भी आप उसी बेसिस पे बनेंगी. जो एक्शन एंड रिएक्शन हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिशनर्स के, प्रोफेशनल्स के, वो भी बेसिकली उसी पे बेस करते हैं. सो HR स्ट्रेटजीज़ में हमने देखा था कि बेसिकली what are the human resource strategies, आपका पर्पस क्या है human resource strategies का, what are the main basically overall human resource strategies. तो ये तीन चीज़ें हमने बेसिकली लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने देखी थी कि जी आपकी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी क्या है, आपका पर्पस क्या है ह्यूमन स्ट्रेटजी का और फिर आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजीज़ क्या हैं. सो ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजीज़ बेसिकली आपको पता है कि जो HR स्ट्रेटजी जो है आपकी वो आपकी बेसिकली शो करती है द इंटेंट हाउ यू विल बेसिकली वांट टू डिप्लॉय योर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. जो आपका ह्यूमन कैपिटल है which should be integrated with your business policies,
in order to achieve the comparative advantage. ये बेसिकली पर्पस होता है, ये बेसिकली दिस इज़ व्हाट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी. तो ये आपको समझ आ जानी चाहिए और ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए. जैसे बेसिकली पीटर वॉक्सेल कहता है कि जी इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ अ क्रिटिकल एंड्स एंड मीन्स. तो ये है बेसिकली अ फ्रेमवर्क ऑफ अ क्रिटिकल ends and means. So Boxell ये कहता है. तो this is basically what are your strategic HR policies. और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जी what is the purpose of the strategic HR policies. और purpose basically strategic HR policy का क्या है? Basically it provides you a direction. It provides you with the guideline. Okay, these are basically the parameters and this is how you will achieve it. और हमने लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था. लोग इसको बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लान ही ना समझें. बेसिकली इट इज इट विल प्रोवाइड इट बेसिकली सेट्स आउट द इंटेंशन and gives out the direction. Okay, these are the intentions, these are the basically requirements of the management in terms of the human resource capital that needs to be gelled in with your business strategies and basically ultimately achieve the comparative advantage. तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें देखी थी और उसके बाद हमने ओवरऑल स्ट्रेटजीज की बात भी की थी और उसमें हमने देखा था कि देयर आर 4 कैटेगरीज जिसमें ओवरऑल स्ट्रेटजीज होती हैं और हमने बड़ी डिटेल में उसको डिस्कस किया था. आज हम बात करेंगे ऑन दी बेसिकली केस स्टडी जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि जब हम इन्वायरमेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं और जब हम बहुत सारे HR में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को इग्नोर कर देते हैं तो हम डिज़ास्टर की तरफ चले जाते हैं. सो इन्वायरमेंट ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल और इसमें हम ये देखते हैं कि वॉलमार्ट में बेसिकली इसमें हम यूनियंस की बात करेंगे कि हाउ यूनियंस बेसिकली प्ले रोल इन द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉयज़. लेकिन इसके अंदर हम एक जो स्ट्रेटेजिक एलिमेंट है ऑफ एनवायरनमेंट का वो भी हम डिस्कस करेंगे कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट स्ट्रेटेजिक एलिमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट. और ये आपने मुझे याद कराना है लेक्चर के दौरान या लेक्चर के एंड पे. अगर मैं ये जहन से मेरा निकल जाए कि जी मैंने वो स्ट्रेटेजिक एलिमेंट इस केस स्टडी में आपको बताना था, आप बताएंगे? अच्छा जी, गुड, शाबाश. अच्छा आप बताएंगे ज़रूर, ठीक है. लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से केस स्टडी कितने लोगों ने पढ़ी है? सब ने पढ़ी है. वेरी गुड, एक्सेलेंट. चाहे ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप सब लोगों ने केस स्टडी को पढ़ा हुआ है तो ये आसान हो जाएगा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में. ये बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है. ये वॉलमार्ट के ऊपर है एंड आपको पता है वॉलमार्ट क्या है? वॉलमार्ट क्या है जी आप बताएं. कितने लोगों को पता है? थोड़े से लोगों को. वॉलमार्ट इज बेसिकली आपकी रिटेल स्टोर्स चेन विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेल स्टोर चेन्स और पूरी दुनिया में इसके आउटलेट्स हैं. आई थिंक ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट टॉप 5 बेस्ट ब्रांड्स में ये वॉलमार्ट आती है. सो लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टडी. People might be surprised to learn that historically anti-union retailer Walmart does have stores with active union. So अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हिस्टोरिकली जो वॉलमार्ट है वो बेसिकली एंटी यूनियन था. वो अपने यहाँ यूनियंस अलाउ नहीं करते थे और वो यूनियन के बड़े सख्त खिलाफ थे. लेकिन ये बड़ा सरप्राइजिंग होगा आपके लिए कि जानना, या उन लोगों के लिए जानना जो जानते हैं वॉलमार्ट को, कि उसके कुछ स्टोर्स ऐसे भी हैं जहाँ पे यूनियंस एक्टिव हैं, बट दे आर नॉट इन US, दो दे आर इन चाइना एंड कैनेडा. सो अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो US में नहीं है, वो इनकी क्योंकि इनके ऑपरेशन दुनिया भर में हैं, पाकिस्तान में नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट दुनिया की बड़े मुल्कों में है. और ये बेसिकली
चाइना और जो कनाडा में इनके स्टोर्स हैं वहाँ पे दे आर यूनियनाइज्ड, वहाँ पे यूनियंस जो हैं वो एक्टिव हैं, यूएस में नहीं हैं. Walmart workers in United States haven't met with much success as they try to organize unions. और वहाँ पे Walmart के जो वर्कर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने बहुत कोशिश की वहाँ पे यूनियंस को इस्टेब्लिश करने की, लेकिन वहाँ पे वो कोई इतने सक्सेसफुल नहीं हो सके. Walmart, like many employers, resent having unions as a third party representing workers to negotiate for working conditions, benefits and compensation. So, union का काम क्या होता है? जी आप बताएं. What is the function of the union? जी मैं सुन रहा हूँ, आप बताएं. Good. यूनियन का मकसद ये होता है कि काम बंद करवा दें जब कोई मसला हो तो. वेरी गुड, शाबाश. ये मकसद नहीं होता यूनियन का. यूनियन का मकसद ये होता है कि वो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन होती है तो वो जाके नेगोशिएशन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मैनेजमेंट के साथ कि लुक दिस इज बीन रॉन्ग एंड दिस इज़ नॉट इन ऑल फेयरनेस इन विद द वर्कर. और जो वर्कर के बेनिफिट्स हैं वो उनके साथ अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई उनको एक्सप्लॉइट कर रही है तो उनके राइट्स के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ नेगोशिएट करते हैं, वो अपनी वॉइस को रेस करते हैं, काम बंद नहीं कराते. ठीक है, ये टिपिकल हमारी एक जो साइकी है कि जी बस यूनियन है और उन्होंने वो फटा कर देना है और बस काम बंद कर देना है. और नो, यूनियंस देखें, जो महज़ब मुल्क हैं उनकी जो यूनियंस हैं वो बड़ा प्रोफेशनली हैंडल करती हैं अपने आप को, अपने वर्कर्स को, अपने इंटरेस्ट्स को वो बेसिकली नेगोशिएट करते हैं विद दी ऑर्गेनाइजेशंस और अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिट्स जो हैं वो लेके आते हैं. और यहाँ पे भी बहुत सी अच्छी यूनियंस भी हैं जो कि अपने वर्कर्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो लेके देते हैं मैनेजमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन से. सो बेसिकली यहाँ पे जो केस स्टडी की हम बात कर रहे हैं, इस केस स्टडी में भी बेसिकली वॉलमार्ट जो है वो लाइक अदर कंपनीज दे फील बैड, प्रेजेंट करते हैं कि जी ये यूनियन जो है वो थर्ड पार्टी कहाँ से आ गई, जो वर्कर्स के लिए हमारे साथ नेगोशिएट करें, उनके बेनिफिट्स लें, उनके लिए हमसे बात करें. सो अ हैंडफुल ऑफ मीट कटर्स इन द जैक्सनविले, टेक्सास store voted to join a United Food and Commercial Worker Union in 2000, but their affiliation was short-lived. अब उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों ने जो कि मीट कटर्स थे बेसिकली वॉलमार्ट में, उन्होंने जो जैक्सन विले टेक्सास में उन्होंने वोट किया टू जॉइन यूनाइटेड फूड एंड कमर्शियल वर्कर यूनियन इन 2000, लेकिन उनकी जो affiliation थी वो कुछ अरसे तक ही रही. Within weeks, Walmart closed the meat cutting operations in 180 stores in 16 states, including Texas, switching to pre-packed meat. लो, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा अच्छा यूनियन बनानी है आपने, चलो उन्होंने बंद कर दिया. तो मीट कटिंग का जो सेक्शन था उन्होंने बंद कर दिया और 180 स्टोर्स जो हैं अक्रॉस 6 स्टेट्स उन्होंने इंक्लूडिंग टेक्सास बंद कर दी. और वो स्विच हो गए कि जो प्री पैक्ड मीट था उसके ऊपर. उन्होंने कहा अच्छा टेट फॉर डैट, हमने यूनियन में हिस्सा लेना है, चलो फिर हम बंद ही कर देते हैं, ये सेक्शन ही बंद कर देते हैं. Walmart denied that the union membership had anything to do with the move. और यहाँ पे Walmart ने बड़ा स्मार्टली डिनाई कर दिया कि जी वो ये जो हमने किया है ये इसलिए नहीं किया कि वो यूनियन का कुछ चक्कर था, ये हमारे अपने इश्यूज थे, ऑपरेशनल इश्यूज थे, उसकी वजह से हमने कर दिया. तो उन्होंने इस चीज़ को डिनाई कर दिया. Canadian Walmart workers haven't had much more success in late 2008. So Canadian Walmart workers haven't had much more success. In late 2008, Walmart workers in Hull, Quebec and Weyburn won the right to representation by the UFCW. So Canadian Walmart workers haven't had much success. अब in 2008 Walmart workers जो हैं क्यूबेक में, उन्होंने क्यूबेक में और वेबर्न में
उन्होंने अपने राइट्स को बेसिकली द राइट्स टू रिप्रेजेंटेड बाय यूएफसीए वो जीत लिए. इफ हिस्ट्री इज एनी गाइड they won't be dues paying members for long in. अच्छा, अब कहते हैं कि जी if history is any guide, they won't be dues paying members for long. यहाँ पे कहते हैं कि जी अगर आप हिस्ट्री को देखें तो वो they won't be due paying members for long, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद ये वही काम हो कि वो बंद कर दें, वो सेक्शन ही बंद कर दें वॉलमार्ट. लेकिन देखते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन होती है. इन 2005 वॉलमार्ट अनाउंस्ड द क्लोजिंग ऑफ देयर स्टोर्स इन जॉनक्वी, क्वेबेक, जस्ट 2 months आफ्टर वर्कर्स वोटेड टू बी रिप्रेजेंटेड बाय यूएफसीए. तो यहाँ पे इन 2005 बेसिकली ऐसे ही हुआ कि वॉलमार्ट ने वो अपना स्टोर ही बंद कर दिया जहाँ पे लोगों ने ज्वाइन किया था यूनियन को. Walmart explained that the store had struggled financially since its opening, but a survey by Polra Inc., Canadians' largest polling organization, found that only 9% of the Canadians believed that Walmart closed the store for financial reasons. So, in 2005 में Walmart ने क्या किया कि उन्होंने अपना जहाँ पे उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने बेसिक जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने जो यूनियन है उसके साथ एफिलिएशन की, तो उन्होंने स्टोर ही बंद कर दिया. और स्टोर बोला जी कि हम वो स्टोर इसलिए बंद किया कि ये शुरू से ही ये फाइनेंशियली हम स्ट्रगल कर रहे थे और इसलिए हमने बंद कर दिया. लेकिन जो पोल हुआ इससे रिलेटेड तो 9% ऑफ द कैनेडियंस ने बेसिकली ये बिलीव किया कि ये इट वाज ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस. वो समझे यही कि इन्होंने यूनियन के चक्कर में इसको बंद कर दिया. तो यहाँ पे जो 2008 में उन्होंने जो अपना राइट है वो तो वॉर्न कर लिया कि हम यूनियन को रिप्रेजेंट करें, यूनियन विल रिप्रेजेंट अस या वी विल बी बेसिकली टेकिंग मेंबरशिप इन द यूनियन. अब देखें कि वॉलमार्ट क्या करता है इसमें. चाइनीज वॉलमार्ट वर्कर्स हैव फाउंड यूनियन मेंबरशिप मच ईजियर. अब लेकिन चाइना में अब आप ये देखें कि वहाँ पे जो मेंबरशिप है वॉलमार्ट की उनको बड़ी आसान लगी. अब यहाँ पे अमेरिका में देखें और वो बंद कर देते हैं अपना स्टोर. चाइना में अब वो कह रहा है कि जी वहाँ पे मच ईजियर. तो अब ये देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस, और यही वो स्ट्रेटेजिक डिफरेंस है. और वही कैसे आएगा वो भी हम देखते हैं. आपने मुझे याद कराया, वेरी गुड. वैसे मुझे याद था लेकिन चलें इट्स गुड. अभी आगे भी आपने मुझे याद कराना है स्ट्रेटेजिक डिफरेंस क्या है इसके अंदर, ये स्ट्रेटेजिक एलिमेंट HR का क्या हमने इसमें डिस्कस करना है. So Chinese basically Walmart workers have found union membership much easier. All China Federation of Trade Union is a monopoly with 170 million members and is controlled by the Communist Party. So एक चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करने की है कि ऑल चाइना फेडरेशन यूनियन जो है वो एक मोनोपोली है चाइना के अंदर, जिसके एक 170 मिलियन लोग जो हैं वो मेंबर हैं और ये कंट्रोल करती है चाइना कम्युनिस्ट पार्टी. In the face of union so much more powerful than those in the United States and Canada, Walmart agreed to ACFTU representation in several cities in China. So, Walmart ने because this way in the face of the union so much more powerful, ये चाइना में बहुत पावरफुल यूनियन है, लेकिन as contrary to the United States, बेसिकली वॉलमार्ट जो है वो एग्री कर गई यूनियन को रिप्रेजेंटेशन देने में, वर्कर्स को अलाउ करने में, और कि वो रिप्रेजेंट बेसिकली यूनियन जो है उसमें हिस्सा लें. और ये बहुत सारे स्टोर्स जो सेवरल स्टोर्स इन चाइना जो है उनको ये इजाज़त दे दी वॉलमार्ट ने. वर्कर्स विल रिसीव 8% पे रेज ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 2 years. और यहाँ पे उस जो एग्रीमेंट था इनका वो ये था कि जो वर्कर्स हैं वो 8% पे रेज लेंगे फॉर ईच ईयर, हर साल अगले 2 साल तक. The ACFTU is generally seen as much friendlier to management than unions in other parts of the world. और ये चीज़ यहाँ पे जो नज़र आई वो ये है कि जो आपकी जो इनकी ऑल चाइना फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन है वो मच फ्रेंडलियर जो है वो टुवर्ड्स द मैनेजमेंट थी, अपार्ट फ्रॉम अगर हम ये देखें इन कंपैरिजन टू दी यूनियंस अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो ये बड़ी फ्रेंडली यूनियन थी. और इसने जो है ये जो एग्रीमेंट हुआ इनके साथ वो ये था कि 8%
इंक्रीज होगी वेज में जो एम्प्लॉई है every year for next 2 years. So as US Walmart workers getting any closer to union representation, possibly. So are US Walmart workers getting any closer to union representation? Possibly. Proposed legislation is called Employee Free Choice Act. So इसमें एक क्वेश्चन रेज हुआ कि क्या यूएस में जो वॉलमार्ट वर्कर्स हैं वो यूनियन रिप्रेजेंटेशन के करीब हो रहे थे? हो सकता है, क्योंकि एक बिल प्रपोज हो रहा था जिसमें एम्प्लॉई फ्री चॉइस एक्ट इन यूएस would make unionization faster and easy by allowing union representation if over 50% of the employees sign a card indicating that they want to join. तो ये एक बिल जो है यूएस में ये लेजिस्लेट हो रहा था उस वक्त, जिसमें एम्प्लॉई फ्री चॉइस एक्ट कहते हैं उसमें, और इसमें ये इससे यूनियनाइजेशन जो है वो बड़ी आसान हो जाती है, जिसमें ये कहा गया कि जी 50% से ज़्यादा अगर जो एम्प्लॉई हैं वो एग्री करते हैं, वो साइन ऑफ कर देते हैं, वो कार्ड साइन कर देते हैं क्योंकि दे वांट टू बिकम द मेंबर ऑफ द यूनियन, तो वो बेसिकली फिर ऑर्गेनाइजेशंस को रोक नहीं सकती. सो बेसिकली presently companies can demand a secret ballot, slowing the process. अच्छा, अब उसमें बेसिकली जो कंपनीज हैं वो दे कैन डिमांड द सीक्रेट बैलेट, जिससे प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है. इन द फॉल ऑफ 2008 वॉलमार्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स रिपोर्टेडली अलर्टेड स्टोर मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स दैट इफ Barack Obama were elected president, that it was likely that the Employee Free Choice Act would sail through Congress and be quickly signed by Obama. अब ये एक बेसिकली जब ओबामा 2008 में इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे थे, तो ये उस वक्त एम्प्लॉई फ्री चॉइस एक्ट जो है वो दैट वाज बिकमिंग इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग द एक्ट. और वॉलमार्ट के जितने भी जो HR डिपार्टमेंट है उन्होंने अपने सारे स्टोर्स को ये इंडिकेट किया कि भाई अगर ओबामा साहब इलेक्ट हो गए, जो कि हो गए थे, तो उसके बाद ये जो एक्ट है ये फौरी तौर पे जो है कांग्रेस में पास कर देगी. तो कांग्रेस अगर ये बेसिकली पास कर देगी तो ये फिर एज इन द फॉर्म ऑफ एक्ट बन जाएगा, और फिर देन नोबडी कैन स्टॉप द यूनियनाइजेशन इन वॉलमार्ट, स्पेशली इट विल यूएस में फिर ये कल्चर भी डेवलप हो जाएगा. सो डेविड टॉवर, अ वॉलमार्ट स्पोक्समैन, इज कोटेड एज सेइंग, "We believe EFCA is a bad bill and we have been on record as opposing it for some time. We feel educating our associates about the bill is the right thing to we feel educating our associate about the bill is the right thing to do." So यहाँ पे बेसिकली वॉलमार्ट ने ओपनली आके इसको बेसिकली एक्सेप्ट भी किया और कहा भी कि जी हम ये समझते हैं कि ये बिल ठीक नहीं है, और हम अपने जो एसोसिएट्स हैं उनको एजुकेट करने के लिए बेसिकली हम ये राइट समझते हैं कि हम उनको एजुकेट भी करें इस बिल के बारे में, उनको बताएं इसके बारे में. सम मैनेजर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग इंटरप्रेटेड HR's remarks to endorse John McCain, Obama's opposition in 2008 election. Federal election laws allow companies to advocate specific political candidates to management, but not hourly workers. The supervisors who attended the meetings were hourly workers, but the managers were not. So इसमें एक बड़ी important technical चीज़ है, इसको अगर आप समझ लें, ठीक है जी. Some managers present at the meeting interpreted HR's remark to endorse John McCain. तो वहाँ पे जो बेसिकली जो मैनेजर्स बैठे हुए थे, कुछ मैनेजर्स बैठे हुए थे वहाँ पे, जो उनके HR डिपार्टमेंट के जो रिमार्क्स थे, उन्होंने ये समझा कि ये एंडोर्समेंट है जॉन मैकेन के लिए, जो कि ओबामा की अपोजिशन में खड़े हुए थे 2008 इलेक्शन में. फेडरल इलेक्शन लॉज अलाउ कंपनीज टू एडवोकेट स्पेसिफिक पॉलिटिकल कैंडिडेट्स टू मैनेजमेंट. और ये जो फेडरल जो लॉज हैं वो अलाउ करते हैं कंपनीज को एडवोकेट करें अबाउट पॉलिटिकल कैंडिडेट्स, बट टू मैनेजमेंट. एक चीज़ याद रखें, टू मैनेजमेंट.
इसमें जो टेक्निकल चीज़ है कि आपको जो फेडरल लॉज हैं वहाँ पे वो आप जो कंपनीज हैं वो एडवोकेट कर सकते हैं, एंडोर्स कर सकते हैं अबाउट दी कैंडिडेट्स, बट टू द मैनेजमेंट, नॉट दी अर्ली वर्कर्स। लेकिन इसमें क्या हुआ, द सुपरवाइजर्स हु अटेंडेड द मीटिंग वर अर्ली वर्कर्स बट द मैनेजर्स वर नॉट। सो इसमें जो मीटिंग जिन लोगों ने अटेंड की वो बेसिकली अर्ली वर्कर्स थे, मैनेजर्स नहीं थे। सो ये एक बेसिकली सिचुएशन आपके सामने आई है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस को कि हमने इस सिचुएशन में कैसे इसको इंटरप्रेट करना है। और जो स्ट्रेटेजिक चीज़, चले क्वेश्चन से पहले मैं स्ट्रेटेजिक जो एलिमेंट है इसमें वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अमेरिका में क्योंकि लॉ नहीं था और कंपनी जो थी वो बेसिकली उसके पास एक चॉइस थी कि वो कैसे यूनियनाइजेशन को एलिमिनेट करे। और उन्होंने जब भी कोशिश हुई, मीट कटर्स का इशू आया, उन्होंने डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया। कनाडा में एक स्टोर में उन्होंने मेंबरशिप ली, वहाँ पे उन्होंने स्टोर बंद कर दिया। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी सपोर्ट कर रहे थे और एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या थे, लेजिस्लेशन वीक थी और कंपनी को एक बेसिकली एडवांटेज मिल गया कि उन्होंने उसको जिस तरह बेसिकली कंट्रोल कर लिया, यूनियनाइजेशन को बेसिकली नहीं बढ़ने दिया। वेयर एज अगर हम चाइना की एग्जांपल देखें तो वहाँ पे बेसिकली जो ऑल चाइना फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन है वो बड़ी स्ट्रांग है, जिसके 170 मिलियन मेंबर्स हैं और इसको कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसकी सपोर्ट है, वो रन करती है। अब यहाँ पे ये बड़ी स्ट्रांग बेसिकली यूनियन है और ये चाइना और कनाडा से भी बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी पावरफुल है। और वहाँ पे वॉलमार्ट को एक्सेप्ट करना पड़ गया, वहाँ पे कोई उन्होंने एग्जिस्टेंस भी नहीं किया और बहुत सारे स्टोर्स जो हैं उसके मेंबर्स जो हैं वो उसके मेंबर बन गए, यूनियन के जो एम्प्लॉइज थे। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि उन्होंने यूनियन नेगोशिएट करके 8% रेज भी दे दिया हर साल का अगले 2 साल तक। ब्रिलियंट। अब स्ट्रेटेजिक एलिमेंट इसमें क्या है, देखिए स्ट्रेटेजिक एलिमेंट है इन्वायरमेंट का, दैट हाउ एनवायरमेंट सपोर्टेड द एम्प्लॉइज and encouraged unionization in China, whereas there were laws which basically supported the organization in US and in Canada कि जहाँ पे उनको unionization में इतनी आसानी नहीं थी और वो डिफरेंट इश्यूज के तहत वो यूनियनाइजेशन को बंद कर देते थे। 2008 में जाके कनाडा में कहीं जाके उन्होंने ये यूनियन में हिस्सा लेने के लिए अपना राइट वॉन किया थ्रू लॉ। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी इन्वायरमेंटल जो एलिमेंट्स हैं वो कितने सपोर्टिव हैं या वो उसमें कितने चैलेंजेस हैं। अब जब देखें कि जब यहाँ अमेरिका में ओबामा 2008 में ये रजिस्ट्रेशन बन रही थी एक एम्प्लॉई फ्री चॉइस एक्ट, तो कितनी परेशानी हुई बेसिकली वॉलमार्ट को, और उन्होंने वॉलमार्ट ने फिर सब एंडोर्स करना शुरू कर दिया। बेसिकली वो इस बिल को क्रिटिसाइज किया, लेकिन इन रिटर्न जो लोग वहाँ मीटिंग मौजूद थे उन्होंने इसको एंडोर्समेंट समझा जॉन मैकेन की। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नीड टू टेंड टू अंडरस्टैंड दैट एनवायरमेंटल फैक्टर्स किस तरह ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, उनकी डिफरेंट बेसिकली पॉलिसी HR पॉलिसीज़ को अफेक्ट करते हैं। अब एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऑपरेशन दुनिया भर में फैले हुए हैं, लेकिन चाइना में उसकी पॉलिसी जो है ऑन यूनियनाइजेशन डिफरेंट है, लेकिन US में डिफरेंट है, और कनाडा में भी 2008 के बाद फिर मोस्ट प्रोबेबली जब लेजिस्लेशन, और इवन इन अमेरिका जब लेजिस्लेशन आ गया तो वो क्या उनकी पॉलिसी होगी वो डिफरेंट होगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है चीज़ को अंडरस्टैंड, एंड दिस इज द स्ट्रेटेजिक एलिमेंट दैट आपकी जो HR पॉलिसी है वो आपकी स्ट्रेटेजिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ इंटीग्रेट करे, लेकिन आपने ये भी देखना है कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। नाउ
लेट्स मूव टूवर्ड्स दी क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस में हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू वॉलमार्ट ऑफ वर्किंग विद यूनियंस। अब बेसिकली देखें वॉलमार्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टू वॉलमार्ट फॉर वर्किंग विद यूनियंस। तो ये एक जनरल सवाल उन्होंने किया कि जी क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है वॉलमार्ट के यूनियन के साथ काम करने में। देखें फ़ायदे अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स कि फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू उसका एडवांटेज ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी मर्जी से, फिर अगेन डिपेंड्स कि वो अपने ह्यूमन कैपिटल को वैल्यू कैसे करते हैं, उनको वो डेवलप कैसे करते हैं, उनको वेदर दे आर एक्सप्लॉइटिंग देयर वर्कर्स, देयर ह्यूमन कैपिटल, उनको वेरिएबल कॉस्ट समझते हैं, ये वैल्यू करते हैं, तो वो ट्रीट कैसे करते हैं। तो ये ऑल डिपेंड्स ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन फिलोसफी। यहाँ पे बेसिकली जो कंडीशंस तो नहीं दी कि हाउ दे ट्रीट देयर वर्कर्स, लेकिन जो, और फिर हमने एज्यूम भी नहीं करना फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन हमने जनरल पर्सपेक्टिव में अगर हम ये बात करें तो फ़ायदा जो वॉलमार्ट को ये है कि यूनियनाइजेशन में एक्चुअली इशू ये होता है कि ग्रुपिंग्स बन जाती है, अननेसेसरी प्रेशर मैनेजमेंट पे आ जाता है टू बेसिकली गिव बेनिफिट्स इंसेंटिव्स टू दी एम्प्लॉयज़, और फिर वहाँ पे जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वहाँ पे एक गैप क्रिएट हो जाता है कि आपने जो आपका जो एचआर डिपार्टमेंट है उसने गोल्स, टारगेट्स, परफॉर्मेंस वो आपने एक एस्टेब्लिश की हुई है, और जब यूनियन के हाथ में चले जाते हैं तो फिर इंडिविजुअल जो है वो साइड पे हो जाता है, फिर वो यूनियन जो है वो नेगोशिएट कर रही होती है फ्रॉम ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ जो भी उसके मेंबर्स हैं, और यूजुअली यूनियन तमाम एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे नेगोशिएट कर रही होती है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है जिसको जहन में रखना है, और इसमें डिसएडवांटेजेस होते हैं कि फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो एचआर डिपार्टमेंट है उसकी या ऑर्गेनाइजेशन की जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ हैं उसके ऊपर वो कंट्रोल नहीं रहता इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। फिर उनको कोई इशू होता है तो वो यूनियन के पास चले जाते हैं, और बेसिकली जो एडवांटेज है वो ये है कि आप फिर आप इंडिविजुअल्स के साथ नेगोशिएट नहीं करते। अगर आपने पे पैकेज के ऊपर इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो फिर आप यूनियन के साथ नेगोशिएट कर लेते हैं, ओके इतने % है, इतने % रेज होगा, इतना बोनस देंगे, तो वो फिर आप वो बाकी हर एक के साथ वो नहीं करते। इसमें जो फ़ायदा एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा है कि ओवरऑल फिर उनको एक ही बेसिकली इंसेंटिव मिलता है, इंडिविजुअल्स को फिर वो बाइसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो नहीं मिलता। लेकिन इसमें जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ हैं और जो एवरेज एम्प्लॉयज़ हैं और जो लो परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ हैं, फिर उनका जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो जाता है, फिर मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है, और फिर बेसिकली जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं वो दे बेसिकली डोंट गो आउट ऑफ द वे, वो जो लॉयल्टी है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन वो कहीं थोड़ी सी आके कम हो जाती है। वो जो स्ट्रेटेजिक एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन है वो जो है वो नज़र नहीं आता, बिकॉज फिर वो यूनियनाइजेशन में होता ही है कि वो पॉलिटिक्स की नज़र हो जाती हैं चीज़ें। सो ये एक एलिमेंट है जिसमें एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। The second question is explain the advantages and disadvantages of union memberships from the employee perspective. अब हमने एम्प्लॉई के परस्पेक्टिव से बात करनी है। यूनियन के एडवांटेजेस डेफिनेटली एम्प्लॉई के परस्पेक्टिव से हैं। आप अननेसेसरीली अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप फायर नहीं कर सकते, उनके साथ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, प्रमोशंस में आप ओवरलुक नहीं चीज़ों को कर सकते। सो आपको फिर यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ट्रीट एवरी एम्प्लॉय फेयरली एंड ऑनेस्टली और एंड जस्टली, बिकॉज अगर आप वायलेट करेंगे मेरिट को तो फिर यूनियन वाले आ जाएंगे आपके सर पे और शोर मचाएंगे, और फिर आपके लिए एक नेगेटिव इमेज क्रिएट होगा। तो ये एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि जो अच्छा काम करने वाले हैं, जो हाई परफॉर्मेंस जो एम्प्लॉयज़ हैं, जिनको ज़रूरत ही नहीं है किसी यूनियन की, उनका काम ही जो है वो उनकी पहचान है, तो वहाँ पे देन दे फील बेसिकली डीमोटिवेटेड के देन
उसका कोई फ़ायदा नहीं है उसके अंदर, वो फिर जो इंसेंटिव्स होंगे वो फिर ओवरऑल सब एम्प्लॉइज़ को मिलते हैं। ये मैं आपको पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो यूनियन की साइकोलॉजी है वो यही है कि ओवरऑल वो बेनिफिट्स ले लेते हैं और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हर एम्प्लॉय को, फिर वो बेंचमार्किंग जो है ना बड़ी मुश्किल हो जाती है और मैनेजमेंट भी फिर समझती है कि ठीक है यूनियन नेगोशिएट कर लिया तो बस ठीक है इनकी जिम्मेदारी है। तो उससे फिर जो एक रिलेशनशिप, जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है ऑफ द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर, वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है बिकॉज इसके अंदर थर्ड पार्टी जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। Now the third question is, explain the consequences of Walmart efforts to slow or stop union representation in the United States. अब basically Walmart ने जो basically slow down किया जो efforts हैं to stop the unionization and जिनके जो basically union की stoppage के जो काम करते रहे, उसके consequences जो हैं बेसिकली देखें, जहाँ पे अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है और वो अपने लोगों का ख्याल रख रही है, रिवॉर्ड्स दे रही है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में हमने लास्ट केस स्टडीज में हमने डिस्कस किया था दी टू ऑर्गेनाइजेशंस दोज हु आर बेसिकली बेस्ट रेट हुई द बेस्ट कंपनीज टू वर्क फॉर, और उसमें आप देखें कि वो बेनिफिट्स क्या बेनिफिट्स अपने वर्कर्स को देते हैं और मोटिवेट करते हैं लोगों को कि वो बेसिकली लॉयल भी रहें ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अब यहाँ पे बेसिकली जो सिनेरियो बिल्ड हो रहा है उसमें हम ये देखते हैं कि कहीं वो जो लोग यूनियनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, कहीं जो HR सिस्टम है वॉलमार्ट का वो कुछ वीक नज़र आ रहा है और वहाँ पे बेसिकली वो बाय फोर्स इंटेंशनली वो उस प्रोसेस को रोक रहे हैं। जहाँ पे यूनियनाइजेशन आती है वो उसको स्टोर बंद कर देते हैं, वो डिपार्टमेंट क्लोज कर देते हैं। तो दे आर डिस्करेजिंग द यूनियनाइजेशन। इट मीन्स दैट दे थिंक दैट इफ द यूनियनाइजेशन आ गई तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, एम्प्लॉयज़ के लिए वो बेनिफिट्स जो हैं वो जो दे रहे हैं उससे वो ज़्यादा क्लेम करेंगे। जब एग्ज़ाम्पल अब हम ये देखते हैं कि अगर हमने चाइना की एग्जांपल देखी तो वहाँ पे उन्होंने 8% रेज जो है पर ईयर दे दिया, लेकिन अगर हम बाकी देखते हैं तो हमें नज़र नहीं आता कहीं कि वो एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है। और उन्होंने बड़ा आउटराइट कैंपेनिंग की इस बिल के ख़िलाफ़ जो अमेरिका में वो आ रहा है। तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि एक तो एक नेगेटिव इमेज टूवर्ड्स पीपल, जो लोग हैं जनरल पब्लिक है वो जाता है कि यार ये देयर समथिंग रॉन्ग, दे डोंट वांट दैट दे शुड गिव द एम्प्लॉयज शुड बी इन्वॉल्व इन द यूनियंस एंड टू फाइट फॉर द राइट्स। यूनियन में जाता क्यों है? क्वेश्चन एक मेरा आपसे है जी, आपसे, कि यूनियन बनती क्यों है? टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द एम्प्लॉयज जी। अब बेसिकली यहाँ पे यूनियनाइजेशन के ऊपर बड़ा एफर्ट हो रहा है और वो एफर्ट, और ये जो मैनेजमेंट है वो बड़ी स्ट्रांग है और वो चाहती है कि ना बने। वाई? बिकॉज समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। और उससे क्या होता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर, और इससे एक नेगेटिव फीलिंग जा रही है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कि ओके देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड आई थिंक दिस ऑर्गेनाइजेशन इज not supportive of the human resource, और ये अपने human resource को value नहीं करते, अपना human resource को asset नहीं समझते। हालांकि देखें एक चीज़ याद रखें, जो सबसे ज़्यादा रिटेल में आप ये देखें कि रिटेल स्टोर्स के अंदर कितने लोग काम कर रहे होते हैं, कितने लोगों का टर्नओवर होता है, और नॉट ओनली ऑन द फ्लोर के पीछे भी हज़ारों लोग काम कर रहे होते हैं, वेयर हाउसिंग में काम कर रहे होते हैं, पैकेजिंग में काम कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में काम कर रहे होते हैं। तो द लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व इन दी ऑपरेशंस। एक स्टोर की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर आप पूरी दुनिया में जो स्टोर्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो देन देयर आर hundreds and thousands of people those who are working in the Walmart. So यहाँ पे जो नेगेटिव जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, एक तो ये है कि उसकी एक नेगेटिव इमेज, एम्प्लॉयमेंट डिससेटिस्फैक्शन, और एक इल विल क्रिएट होती है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं, और फिर गवर्नमेंट लेट्स से ऑल्सो फील्स
कि ओके दे आर अगेंस्ट दिस बिल. सो एक नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है. द फोर्थ क्वेश्चन इज विच law regulate the activities of Walmart and the employees in the organization in the organizing efforts. So which laws regulate the activities of Walmart and the employees in the organizing efforts? Do you believe Walmart is ethical in its efforts to stop the unions? अब देखिए ये बड़ा ट्रिकी सवाल है. लॉ जो रेगुलेट कर रहा है एक्टिविटीज़ ऑफ वॉलमार्ट तो वो तो डेफिनेटली जो उनके कमर्शियल लॉज हैं वही रेगुलेट कर रहे हैं. गवर्नमेंट के जो लॉज हैं एग्जिस्टिंग दे रेगुलेट दी वॉलमार्ट. तो बेसिकली ये एक तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है. और दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वॉलमार्ट आपके ख्याल से क्या वॉलमार्ट एथिकल क्या उनके जो एफर्ट्स हैं एथिकल हैं इन स्टॉपिंग द यूनियनाइजेशन? अब इट डिपेंड्स कि आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं. अगर आप वॉलमार्ट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो उनका ये पर्सपेक्टिव हो सकता है कि जी यस वी आर प्राइवेट बिजनेस ऑनर, वी बेसिकली लुक आफ्टर आवर HR एंड वी बिलीव दैट देयर शुड बी नो यूनियन. लेकिन फ्रॉम एम्प्लॉइज पॉइंट ऑफ व्यू वो ये समझते हैं कि somehow somewhere they might be exploited and they need union to protect their rights. तो ये दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं. आपके ख्याल से क्या ये एथिकल है? आप अगर आप एज ए जनरल व्यूअर आप देखें तो शायद आप ये कहें कि नहीं इट इज़ नॉट एथिकल फॉर दी वॉलमार्ट बिकॉज वॉलमार्ट एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वॉलमार्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है, वॉलमार्ट एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी एक इमेज है. उसके लिए फिर अगर ये इस तरह की यूनियनाइजेशन के लिए ये जो आउटराइट एफर्ट करना कि जी आपने यूनियनाइजेशन को नहीं बनने देना तो समवेयर ये एक अनएथिकल एलिमेंट ज़रूर सामने आता है. तो ये चीज़ जो है ये दिस हैज़ टू बी kept in mind. So here basically we conclude our this basically case study जिसका टॉपिक था save money live better. Walmart and unions interpret the slogan differently. So basically Walmart का जो स्लोगन था वो ये save money and live better. Walmart जो है वो ये कहती है ये स्लोगन उसका कंज्यूमर के लिए है कि जी जो आता है वो सेव मनी अपना जो हम क्योंकि चीज़ इतनी सस्ती देते हैं कि आप पैसे सेव करें और वही पैसे अपनी ज़िंदगी में खर्च करें. वेयर एज जो यूनियंस हैं वो बेसिकली उसको नेगेटिव इंटरप्रेट करते हैं. सो हेयर वी कंक्लूड आवर केस स्टडी और उम्मीद है कि आपको चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई होंगी और कोशिश करेंगे कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इससे एक दो पॉइंट्स इसमें से हम ज़रूर डिस्कस कर लें. अगर आपके जहन में कोई और क्वेश्चंस आते हैं तो हम आई विल ट्राई टू आंसर दोज एज वेल. सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव अहेड विद आवर कोचिंग एम्प्लॉइज़. ये स्किल है और इसको हम देखते हैं. आपने उम्मीद है कि पढ़ ली होगी और हम इसको डिस्कस करते हैं. effective managers are increasingly described as coaches rather than bosses. So ये basically जो न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो effective managers हैं वो basically अब देखे जाते हैं as coaches rather than bosses. तो ये एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट होता है कि बॉस जो है वो आपको एज अ बॉस होता है लेकिन अब आपके बॉस जो है वो आपको बहुत सी चीज़ें सिखा भी रहा होता है. सो बॉसेज आर नाउ सीन एज देयर कोचेज एज वेल. जस्ट लाइक कोचेज दे आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस, एडवाइस एंड encouragement टू हेल्प टीम मेंबर्स improve देयर जॉब परफॉर्मेंस. तो अब एक बॉस का या एक कोच का काम क्या है? बेसिकली कोचेस जो हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस, guidance, advice, encouragement to help their teams perform better or improve their performance or do their job the way the organization is required, basically requiring the results from them. तो ये बड़ा important है. तो ये तीन important elements हैं जो कि हमने अपने जहन में रखने हैं कि
एम्प्लॉय को कोचिंग बेसिकली करते वक्त क्या चीज़ें जहन में रखनी है. सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन कोचिंग इज एनालाइज वेज टू इम्प्रूव द टीम्स परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटीज. सो टीम की जो परफॉर्मेंस है और जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए यू नीड टू एनालाइज द वेज. क्या वो तरीके हो सकते हैं कि जिसको मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी टीम की परफॉर्मेंस को और कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करना है. सो अ कोच लुक्स फॉर अपॉर्चुनिटीज फॉर टीम मेंबर्स टू एक्सपैंड देयर कैपेबिलिटीज एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस. तो कोच जो है वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहता है कि वो अपनी जो टीम है उसकी कैपेबिलिटीज़ को और उसकी परफॉर्मेंस को एक्सपैंड करे और इम्प्रूव करे. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली अगर टीम अच्छी होगी, टीम अच्छा परफॉर्म करेगी तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे. जब रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो जो डिपार्टमेंटल हेड है, जो बॉस है, उसकी अप्रिसिएशन होगी. तो याद रखिएगा जो भी बॉस है उसकी जो वैल्यूएशन होती है वो उसकी टीम की परफॉर्मेंस पे होती है. सो बॉस को हमेशा हैज़ टू बी वेरी सपोर्टिव in terms of that how he handles his or her team. So basically we recommend the following coaching behaviors. तो यहाँ पे जो following coaching behaviors हैं वो recommend किए गए हैं. Observe your team members behavior on day to day basis. तो वो कहते हैं कि जी अपने जो team member हैं उनके behaviors को day to day basis पे observe करें. Ask questions of them और उनसे क्वेश्चंस पूछें. What do you do to task this way? Sorry, why do you do a task this way? तो आप उनसे क्वेश्चन पूछें इस तरह कि आप उनसे कहें कि जी why do you do a task this way? आपने ये काम इस तरह क्यों किया? Can it be improved? क्या ये इम्प्रूव हो सकता है? What other approaches might work? और बाकी और कोई अप्रोच है जो कारामद हो सकती है. Show genuine interest in team members as individuals, not merely as employees. So, एक चीज़ याद रखिए कि अपने जो आपके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, जो आपके कॉलीग्स हैं, आपने उनको एक जेन्युइन इंटरेस्ट शो करना है. आपने उनको जेन्युइन इंटरेस्ट है इंडिविजुअल वन टू वन बेसिस पे आपने एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है, रादर दैन शोइंग देम मेकिंग देम बिलीव दैट दे आर बीइंग ट्रीटेड एज एम्प्लॉइज. तो अगर आप एज एन एम्प्लॉय ट्रीट करेंगे तो वो शायद वो उस जो बात आप कर रहे हैं उसका इतना असर ना लें. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. Second point in this regard is creating a supportive climate. So second point in this regard is that you need to create a supportive environment. So it's the coach's responsibility to reduce barriers, to develop and to facilitate a climate that encourages personal performance improvement. So ये coach की responsibility है to basically eliminate the barriers and create the environment कि जहाँ पे पर्सनल परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो सके, पर्सनल परफॉर्मेंस इन्हांस हो सके. तो जो क्लाइमेट है, जो इन्वायरमेंट है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एंड इट इज़ द जॉब ऑफ द बॉस और जॉब ऑफ द कोच टू क्रिएट दैट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इन्वायरमेंट अगर अच्छी होगी तो आपकी चीज़ें बड़ी इफेक्टिवली जो हैं वो आगे मूव करेंगी. Create a climate that contributes to a free and open exchange of ideas. और यहाँ पे अगर आपकी इन्वायरमेंट अच्छी होगी, इन्वायरमेंट क्रिएटिव होगी तो फ्री फ्लो ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ भी होगा. नए नए आइडियाज़ आएंगे, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ आएंगे. और अगर कोई एक आइडिया भी वर्क कर जाता है तो देन द इंटायर ऑर्गेनाइजेशंस लाइफ कुड बी चेंज. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. Offer help and assistance, give guidance and advice when asked, encourage your team, be positive, upbeat. तो यहाँ पे वो ये कहता है कि जी आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखें, फ्री एंड ओपन एनवायरनमेंट रखें, आप हेल्प ऑफर करें, असिस्टेंस ऑफर करें, गाइडेंस दें, एडवाइस दें जब भी आपसे पूछी जाए, अपनी टीम को इनकरेज करें और पॉजिटिव एंड अप फ्रंट रहें. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए. डोंट यूज थ्रेट्स. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. आप थ्रेट्स यूज ना करें. आस्क what did we learn from this that we can help
अस इन द फ्यूचर। तो आप थ्रेट्स यूज़ ना करें, आप बेसिकली टैक्टफुली हैंडल करें अपने सबॉर्डिनेट्स को, और बेसिकली आप रिड्यूस द ऑब्स्टिकल्स, अश्योर टीम मेंबर्स दैट यू वैल्यू देयर कंट्रीब्यूशन। तो आप बेसिकली बैरियर्स को रिड्यूस करें, अश्योर करें उनको कि आप उनकी कंट्रीब्यूशन को वैल्यू करते हैं एज ए टीम्स गोल। ठीक है, टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आउटकम। और फिर एक चीज़ याद रखें कि आप जो भी आउटकम हो उसको पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, एज अ लीडर, एज अ बॉस, एज अ कोच, कम अप फ्रंट, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये ना कहें ये काम वो तो उसने किया उसकी वजह से, नो, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तभी आपकी टीम को आप में कॉन्फिडेंस आएगा और तभी वो आपकी बात को सुनेंगे, मानेंगे। बट डोंट रब टीम मेंबर्स इफ दे आर फुली रिस्पॉन्सिबल। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। वैलिडेट द टीम मेंबर्स एफर्ट्स व्हेन दे सक्सीड। और जब टीम मेंबर्स सक्सीड कर दें, जब वो गोल अचीव करें, तो उनको क्रेडिट दें, उनको वैलिडेट करें कि ये काम इनकी वजह से हुआ, उनको फिर इंकरेजमेंट मिलेगी। तो उन ब्लेम, अगर वो नाकाम होंगे तो ब्लेम आप लें, और उससे आपकी टीम को आप पे एक ट्रस्ट डेवलप होगा और दे विल टेक यू एज ए मेंटर एंड एज ए प्रोटेक्टर। और जब सक्सेसफुल हो तो उनको क्रेडिट लें, और वो उनकी मोटिवेशन होगी। पॉइंट टू व्हाट वाज मिसिंग व्हेन दे फेल। तो आप वहाँ पे फिर जब वो फेल हो जाएं, जब वो ना अचीव कर सकें चीज़ों को, तो आप वो पॉइंट करें उनके ऊपर, वो इश्यूज पॉइंट करें, वो व्हाट वाज मिसिंग वो आप पॉइंट करें। नेवर ब्लेम टीम मेंबर्स फॉर पुअर रिजल्ट। और टीम मेंबर को ब्लेम मत करें फॉर पुअर रिजल्ट्स। आप उनको बेसिकली अप्रिशिएट करें, उनको पॉइंट आउट करें कि यहाँ पे ये चीज़ अगर आप कर लेते तो आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता। तो इससे क्या होता है, एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, कोई नेगेटिव एलिमेंट जो है वो नहीं आता। तो इससे आपकी एक गुडविल क्रिएट होती है, एक आप रिलेशनशिप जो है, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट डेवलप होता है, और एक कम्युनिकेशन जो बेसिकली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो आपकी बहुत इफेक्टिव हो जाती है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाता है। और इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मोटिवेट, टू कोच, टू बेसिकली गाइड योर एम्प्लॉइज। वो फिर उस पर उनका असर भी होता है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इन दिस रिगार्ड इज इन्फ्लुएंस टीम मेंबर्स बाय टू चेंज देयर बिहेवियर। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, चेंजिंग बिहेवियर इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये कहते हैं कि इन्फ्लुएंस योर टीम मेंबर्स टू चेंज देयर बिहेवियर। तो द अल्टीमेट टेस्ट फॉर कोचिंग इफेक्टिवनेस इज वेदर एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस इंप्रूव। अब जो रियल टेस्ट आता है ना कोचिंग का और कोचिंग के रिजल्ट का, वो तब आता है जब आप ये देखते हैं कि आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपके कोलीग्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ा है या नहीं। अगर फ़र्क नहीं पड़ा तो आपकी कोचिंग इफेक्टिव नहीं थी, और अगर फ़र्क पड़ा है तो येस यू आर सक्सेसफुल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक पैरामीटर है, गेज है चेक करने के लिए कि आपका जो इन्फ्लुएंस है उस पर उन पर किस हद तक हुआ। यू मस्ट इनकरेज ऑन गोइंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप बिल्कुल इंकरेज करें ऑन गोइंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड स्मॉल इंप्रूवमेंट्स एंड ट्रीट कोचिंग एज अ वे फॉर हेल्पिंग एम्प्लॉयज कंटिन्यूअली वर्क टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। सो आप रिकॉग्नाइज करें, छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करें, उनको अवार्ड दें, उनको इनकरेज करें और उनको सपोर्ट करें। और ये जो कोचिंग है उसको एम्प्लॉय की कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट के लिए वो आप करते रहें उनको। Use a collaborative style by allowing team members to participate in identifying and choosing among improvement ideas. ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एक एज अ पार्टिसिपेटिव लीडर अपने आप को बेसिकली कोलैबोरेटिव पार्टिसिपेटिव लीडर बनाएं, कोलैबोरेशन करें, अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करें, आइडियाज़ का एक्सचेंज करें। बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे आपके पास फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सिस्टम, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेसेस, और उनको आप इनकरेज करें। जब इनकरेज करेंगे कोलैबोरेशन के साथ, आप उनको मोटिवेट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ आपके पास आएंगे। ब्रेक डिफ़िकल्ट टास्क डाउन इनटू सिंपलर वंस। तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एज अ कोच एंड एक्सपीरियंस पर्सन डिफ़िकल्ट टास्क जो है उनको ब्रेक कर दें, स्मॉलर टास्क ताकि इजीली लोग अचीव कर सकें। मॉडल द क्वालिटीज़ यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर टीम, और फिर आप खुद उस
आप जो क्वालिटीज़ हैं वो एज अ मॉडल अपीयर हों जो आप अपनी टीम से एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यू शुड एक्ट as a role model for your team. If you want openness, dedication, commitment and responsibility from your team members, you must demonstrate these qualities yourself. और ये बड़ा important है। अगर आपको अपनी टीम से डेडिकेशन चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, ओपननेस चाहिए, डेडिकेटेड चाहिए, तो ये उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि क्वालिटीज़ आप में खुद मौजूद नहीं होंगी। एज अ कोच जब ये क्वालिटीज़ आप में खुद मौजूद हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी टीम में भी आएंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो इसमें हमने जो कोचिंग एम्प्लॉयज़ हैं उसके अंदर हमने 3 मेजर चीज़ें देखी हैं। वो ये हैं कि ऑल एनालाइज बेस कि आपने कैसे इम्प्रूव करना है अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को और उनकी कैपेबिलिटीज़ को। उसके बाद आपने बेसिकली एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है और फिर आप इन्फ्लुएंस करें अपने जो टीम मेंबर्स हैं टू चेंज योर बिहेवियर। और वो चेंज बिहेवियर में चेंज तभी लेके आएंगे जब आप एक एज एन इफेक्टिव लीडर, एज एन इफेक्टिव बॉस, एज एन इफेक्टिव कोच आप एक रोल मॉडल बनेंगे, एक एग्जाम्पल बनेंगे, वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप उनमें देखना चाहते हैं वो आप में होंगे। तो उसी से फिर एक लेवल ऑफ ट्रस्ट पैदा होगा और एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा और उससे फिर ये बिहेवियरल चेंजेस भी आएंगी। सो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको हमने HRM स्किल्स के ऊपर हमने देखा। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स डिस्कस द नेगोशिएटिंग स्किल्स। देखिए नेगोशिएटिंग स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये नेगोशिएटिंग स्किल्स आपको ज़िंदगी के हर मौके पे आपको ज़रूरत पड़ती है। आप अपने घर में अगर भाई बहन आपस में एक दूसरे के साथ कोई लेन देन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको नेगोशिएटिंग स्किल्स का बेसिकली होना आपका बड़ा ज़रूरी है। अगर आप बेसिकली कुछ चीज़ें ख़रीदने जा रहे हैं वहाँ पे नेगोशिएटिंग स्किल्स का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ पे नेगोशिएटिंग स्किल्स बड़ी ज़रूरी हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे नेगोशिएटिंग स्किल्स बड़ी ज़रूरी हैं। तो ज़िंदगी में जो नेगोशिएटिंग स्किल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन बेसिकली व्हाट यू गेन फ्रॉम अदर्स एंड व्हाट अदर्स गेन फ्रॉम यू। तो ये एक बेसिकली मैं आपको 6 जो एलिमेंट्स हैं, 6 स्किल्स हैं, इसमें जो 6 ट्रेड्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा ताकि ये ज़िंदगी में आपको कहीं भी आपको अगर इस सिचुएशन का सामना करना पड़े तो यू शुड नो कि नेगोशिएशन होती कैसे है। देखिए नेगोशिएशन अगर आप बेसिकली इसके अंदर प्रॉपर कोर्सेज भी हैं, शॉर्ट कोर्सेज भी हैं, आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन ये जो बेसिस हैं, ये जो बेसिक क्रक्स है, ये अगर आप समझ जाएं तो इट विल हेल्प यू इन कंट्रीब्यूटिंग द स्ट्रेटेजिक इफेक्टिवनेस, ठीक है, इन वट एवर यू डू। तो ये एक स्ट्रेटेजिक एलिमेंट साबित हो सकती है, आपको कंपैरेटिव एडवांटेज दिला सकती हैं। और अगर ये चीज़ अगर आपके पास यू बिकम एन एक्सपर्ट इन नेगोशिएटिंग स्किल्स तो आपको ज़िंदगी भर किसी नाकामी का सामना नहीं हो सकता। सो लेट्स बेसिकली look at these negotiating skills. The essence of effective negotiation can be summarized in the following 6 recommendations. तो बेसिकली ये 6 recommendations हैं जिसके अंदर effective negotiations को हम summarize कर सकते हैं। तो इसका जो सबसे पहला negotiating skills का जो सबसे पहला element है वो है research your opponent। तो ये बेसिकली अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे स्लाइड में भी ये ओपन लिखा हुआ है, ये ओपोनेंट है। और ये प्रिंटिंग में जो बुक है जिससे ये मैंने लिया है उसमें भी ये सही है, ये बेसिकली प्रिंटिंग में प्रिंटिंग एरर है। सो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि रिसर्च योर ओपोनेंट। सो आपने अपने ओपोनेंट के बारे में रिसर्च करनी है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेनी है अपने ओपोनेंट के बारे में। अब वो क्या है, लेट्स डिस्कस दैट। Acquire as much information as you can about your opponent's interests and goals। तो आपको अपने opponent के interests का पता हो, उसके goals का पता हो। What people must he or she appease, और कौन से लोग ऐसे हैं जो कि उसको appease करते हैं। What is और what his or her strategy, और उसकी strategy क्या है या हो सकती है। What information will help you better understand your opponent, और क्या ऐसी information आपके पास और हो जो आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं योर ओपोनेंट को।
in terms of behavior predict his or her response to your first offer, और फिर आप predict करें कि जो आपकी first offer देते हैं उसके ऊपर response क्या होगा उसका, and frame solution in terms of his or her interest. और जो भी आप solution frame करेंगे वो basically base हो on his or her own interest, जो भी आपका opponent है उसके इंटरेस्ट के मुताबिक फ्रेम हो. जब आप ये चीज़ें मद्देनज़र रखेंगे तो डेफिनेटली आप विनिंग साइड पे चले जाएंगे. तो यूजुअली जो नेगोशिएट करते हैं, जनरली नेगोशिएट करते हैं, उनको इन चीज़ों का इतना इल्म नहीं होता साइंटिफिकली, वो जनरली अपने एक्सपीरियंस से वो चीज़ों को कर रहे होते हैं. सो जो सेकंड पॉइंट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिगिन विद द पॉजिटिव ओवरटू. तो आप पॉजिटिव जेस्चर रखेंगे, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होगी, पॉजिटिव आपकी आउटलुक होगी, तो उससे क्या होगा, एक एयर ऑफ ट्रस्ट पैदा होगी, एयर ऑफ ओपननेस पैदा होगी, और उस एयर ऑफ ओपननेस से कम्युनिकेशन जो है वो उसका ओवरफ्लो ज़्यादा होगा, और इनफैक्ट मिसकम्युनिकेशन कम होगी, और आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट हो जाएगी विद योर ओपोनेंट, और आपको बेहतर तरीके से आप नेगोशिएशन कर सकते हैं. अगर आपका पॉजिटिव जेस्चर नहीं होगा, पॉजिटिविटी नहीं होगी, तो नेगेटिव जो एलिमेंट्स हैं वो आपकी कम्युनिकेशन को ब्लॉक करेंगे, जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग विद योर ओपोनेंट को ब्लॉक कर देगा, और उससे क्या होगा, आप नेगोशिएशन इस एनवायरनमेंट में कर ही नहीं सकते. तो यहाँ पे कहते हैं कि रिसर्च शोज दैट कंसेशंस टेंड टू बी रेसिप्रोकेटेड. तो जो कंसेशंस हैं, आपने किसी को कुछ लीवरेज दी तो आपको ये रिसर्च कहती है कि वो भी आपको कुछ लीवरेज मिलेगी आपको उस तरफ से भी. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अंडरस्टैंड करना आपको बड़ा ज़रूरी है. सो कंसेशंस टेंड टू बी रेसिप्रोकेटेड एंड लीड टू एग्रीमेंट. और ये जो कंसेशंस हैं, कुछ आप दें कुछ हम दें, कुछ तुम दो कुछ हम दें, कुछ तुम दो, तो इससे कुछ बेसिकली होता ही है कि आप किसी न किसी एग्रीमेंट पे पहुंच जाते हैं. लेकिन अगर आप रिजिड रहेंगे तो फिर आपको ना कंसेशन कोई कंसेशन नहीं मिलेगी, तो आपको अल्टीमेटली आपका एक कंसेंसस डेवलप नहीं होगा, आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे. देन एज अ रिजल्ट, being bargaining with the positive overtue, perhaps a small concession and then reciprocate your opponent's concession. So इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है टू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप बार्गेनिंग के लिए आपका जो पॉजिटिव जो जेस्चर है, जो पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव माइंडसेट है, जो पॉजिटिव आउटलुक है, वो बेसिकली आप स्मॉल कंसेशन, थोड़ी कंसेशन दें, और फिर आप रेसिप्रोकेट करें अपने ओपोनेंट की कंसेशंस के ऊपर. सो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो इसको आपने ब्लॉकेट नहीं करना कहीं. ये नेगोशिएशन का एक बड़ा अहम हिस्सा है. एड्रेस प्रॉब्लम्स नॉट पर्सनैलिटी. और फिर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्रॉब्लम को एड्रेस करें, पर्सनैलिटी को ना करें. ये जब आप पर्सनैलिटीज़ पे चले जाते हैं तो वहाँ पे इल विल क्रिएट होती है. तो आप प्रॉब्लम को एड्रेस करें, आप एक जनरलाइज फॉर्म में रहें और ये प्रॉब्लम को डिस्कस करें. और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कंसनट्रेट ऑन द नेगोशिएशन इशूज़ नॉट द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर ओपोनेंट्स. तो अब नेगोशिएशन इशूज़ की बात करें, आप अपने ओपोनेंट के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात ना करें. व्हेन नेगोशिएशंस बिकम टफ, अवॉइड टेंडेंसी टू अटैक योर ओपोनेंट. और जब नेगोशिएशंस सख्त हो जाएं तो आप अटैक ना करें अपनी ओपोनेंट की पर्सनालिटी पे, ओपोनेंट के ऊपर. यू डिसएग्री विद योर ओपोनेंट्स आइडियाज़ और पोजीशन, नॉट टू हिम और हर पर्सनालिटी. तो आप उसके आइडियाज़ की, उसके पोजीशन की आप प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी पर्सनालिटी को की जो है ना वो अपोजिशन ना करें. वो दैट विल बेसिकली ब्रिंग अ नेगेटिविटी इन द एनवायरनमेंट. सेपरेट द पीपल फ्रॉम द प्रॉब्लम एंड डोंट पर्सनलाइज डिफरेंसेस. तो अब आप ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को प्रॉब्लम से डिफ्रेंशिएट करते हैं और पर्सनलाइज डिफरेंसेस को पर्सनलाइज ना करें. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. देन बेसिकली पे लिटिल अटेंशन टू द इनिशियल ऑफर. तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इनिशियल ऑफर पे इतनी अटेंशन ना दें. आपको इनिशियल ऑफर देता है, आपको पता है इनिशियल ऑफर है, आप ठीक है आप वो लें, लेकिन उस पर इतनी अटेंशन ना दें, उसी पे एक्साइटेड ना हो जाए. सो ट्रीट एन इनिशियल ऑफर एज मेरली अ पॉइंट ऑफ डिपार्चर. एवरीवन नीड्स एन इनिशियल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन टेंड्स टू बी एक्सट्रीम एंड आइडियलिस्टिक. ट्रीट देम एज सच. सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनिशियल पोजीशन को आपने बहुत सुकून से लेना है और उसको सच लेना है. उसको आपने ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना और आपने इतनी टेंशन भी नहीं देनी उसके ऊपर.
देन एम्फसाइज विन विन सिचुएशन, और फिर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने एम्फसाइज करना है विन विन सिचुएशन में कि जहाँ आपको भी फ़ायदा हो और आपके ओपोनेंट को भी फ़ायदा हो। अगर एक साइड का फ़ायदा अगर आप देखेंगे तो फिर सोल्यूशन नहीं उसका क्रिएट हो सकता। सो इफ कंडीशंस आर सपोर्टिव, लुक फॉर एन इंटीग्रेटेड सोल्यूशन, frame options in terms of your opponent's interests, and look for solutions that allow your opponent as well as you to declare a victory। तो अब आप ऐसे सोल्यूशन में जाएं कि आपका ओपोनेंट भी खुश हो जाए, आप भी खुश हो जाएं, और आप वो भी विक्ट्री अनाउंस करें, आप भी विक्ट्री अनाउंस करें। सो उसके भी इंटरेस्ट को देखें, अपने भी इंटरेस्ट को देखें, तो आप एक ऐसा सोल्यूशन बनाएं जो एक विन विन सिचुएशन हो। देन लास्ट जो इसका कंपोनेंट है वो है बी ओपन टू एक्सेप्ट थर्ड पार्टी असिस्टेंस, और इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप नेगोशिएशन में आप ओपन रहें थर्ड पार्टी असिस्टेंस के लिए भी। सो व्हेन स्टेलमेट्स आर रीच्ड, जहाँ पे एक डेड एंड आ जाती है, जहाँ पे स्टेलमेट आ जाता है, जहाँ पे अब आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो वहाँ पे आप फिर एक न्यूट्रल पार्टी को, एक थर्ड पार्टी को यू शुड ब्रिंग इट इन, कंसिडर करें कि वो आपको आए और नेगोशिएशन को आगे लेके चले। अब मीडिएटर, आर्बिट्रेटर, तो ये अब ये बीच के जो लोग होते हैं इनको मीडिएटर भी कहते हैं और आर्बिट्रेटर भी कहते हैं। तो मीडिएटर्स कैन हेल्प पार्टीज कम ऑन एग्रीमेंट, और ये जो मीडिएटर्स हैं ये मदद करते हैं पार्टीज को एक एग्रीमेंट में आने की, बट दे डोंट इम्पोज अ सेटलमेंट, क्योंकि और ये याद रखिएगा कि वो सेटलमेंट इम्पोज नहीं करते हैं, वो आपकी मर्जी से ही वो कंसेंसस से वो डेवलप करते हैं, लेकिन वो जहाँ पे डेड एंड आ जाता है वहाँ पे फिर वो अपना रोल प्ले करते हैं टू कन्विंस बोथ पार्टीज के दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन, और न्यूट्रल होते हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। नेगोशिएशन में थर्ड पार्टी का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो और आर्बिट्रेटर्स हियर बोथ साइड्स ऑफ द डिस्प्यूट देन इम्पोज अ सोल्यूशन, और दोनों साइडों को सुनते हैं और बेसिकली उसका एक सोल्यूशन लेके आपको बता देते हैं। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली इसको आपने देखना है कि कॉन्सिलिएटर्स आर मोर इनफॉर्मल एंड एक्ट एज अ कम्युनिकेशन कंडक्ट, passing information between the parties, interpreting messages and clarifying misunderstandings। So the major जो रोल है वो आपका मीडिएटर्स का और आर्बिट्रेटर्स का ही आता है, और यही आपका थर्ड पार्टी जो है ये आपकी जब स्टेलमेट हो जाता है तो आपको ये सपोर्ट करते हैं। तो हेयर वी बेसिकली एंड आवर 19th लेक्चर, और 19th लेक्चर में फिर हमने ये देखा कि नेगोशिएशन स्किल्स के ऊपर हमने बात की, हमने बेसिकली case study को डिस्कस किया। So students, here we conclude our 19th lecture, or in 19th lecture we had an overview of 18th lecture, where we have basically had an overview of what are the strategies, what are the HR strategies, and why we need what are the purpose of the HR strategies। और उसके बाद फिर हमने देखा कि then we basically discussed the case study which was about the unionization in the Walmart, and then we basically looked into coaching skills and negotiating skills. Students, now you might have realized that how environment plays an important role in the basically organization's life, and this gives the strategic advantage or disadvantage to the organization। और अगर आप स्ट्रेटेजिकली इन्वायरमेंट को समझ लेते हैं और उसका इम्पैक्ट अपनी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजीज में इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इट विल ऑलवेज हेल्प यू इन बेसिकली गेनिंग द स्ट्रेटेजिक कंपैरेटिव एडवांटेज। और फिर आपको हमने डिस्कस की कोचिंग स्किल्स एंड नेगोशिएटिंग स्किल्स। कोचिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल गिव यू basically the advantage that your team basically will perform better if you coach them better, if you basically build a synergy within your team, तो आपको ultimately उनकी performance enhancement में आपको बहुत मदद मिलेगी. और that is how that you manage your people, you manage your human capital, you manage your human resource to bring best out of them. तो ये बड़ा important है. और फिर negotiating skills are also very important. These plays vital role in your everyday life as well and in the organizations as well, in the organization. So students, till the next lecture, I hope that everybody will be focusing on your studies, on your objectives, and basically keeping yourself motivated as well. So अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा. God bless you. Thank you very much.